तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपीएससी 2026 के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित मॉक क्विज को लेकर। देखें जो पहला प्रश्न है, हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि उच्च न्यायालय के पास अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबित मामले को वापस लेने और स्वयं सुनवाई करने तथा मृत्यु दंड देने का अधिकार है। दूसरा कथन है कि यदि यह साबित हो जाता है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है तो सर्वोच्च न्यायालय अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए उपचारात्मक याचिका की अनुमति दे सकता है। विकल्प या तीसरा कथन है कि भारत में यदि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किया जाए तो जीवन से वंचित करना संवैधानिक रूप से अनुमेय है। बताना है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन सही हैं, केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं। तो पहला कथन कि उच्च न्यायालय के पास अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबित मामले को वापस लेने और सुनवाई करने तथा मृत्यु दंड देने का अधिकार है, ये सत्य है। ठीक है। और ऐसा है कि जो उच्च न्यायालय है इसके द्वारा मृत्यु दंड की पुष्टि किए जाने के बाद संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। लेकिन अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को यह तय करना होता है या सर्वोच्च न्यायालय यह तय करता है कि विशेष अनुमति याचिका जो है अपील के रूप में सुनवाई योग्य है या नहीं। और दूसरा फिर इसमें यह है कि जो उपचारात्मक याचिका है इसकी अगर हम बात करें तो उपचारात्मक याचिका है इसका कुछ ऐसा मतलब है कि यदि यह स्थापित हो जाता है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है या ऐसा है कि जो न्यायाधीश है उनकी भूमिका में पूर्वाग्रह का संदेह है तो सर्वोच्च न्यायालय जो है अपने निर्णय या आदेश पर पुनर्विचार करने के लिए उपचारात्मक याचिका की अनुमति दे सकते हैं। तो दूसरा कथन भी सत्य है। तीसरा कथन कि भारत में यदि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किया जाए तो जीवन से वंचित करना संवैधानिक रूप से अनुमेय है। तो तीसरा कथन गलत है क्योंकि जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1973 का मामला था। इसने सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना था कि अनुच्छेद 21 के अनुसार जीवन से वंचित करना संवैधानिक रूप से अनुमेय है यदि यह कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। तो ये जो तीसरा कथन है ये भी सत्य है। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि ये तीनों कथन सही हैं। अब अगला दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि संविधान के अनुच्छेद 256 के तहत राज्य सरकार संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है। दूसरा कथन कि केंद्र द्वारा निर्देश जारी किए जाने के बाद भी संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने से इनकार करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 और 365 के तहत उन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार मिल जाएगा। तीसरा कथन है कि एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ का मामला भारतीय संघवाद पर एक महत्वपूर्ण मामला है। अब बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं, केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं। तो जो पहला कथन है कि संविधान का अनुच्छेद 256 के तहत राज्य सरकार संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है, सत्य है। क्योंकि अगर ये जो 256 अनुच्छेद है, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 256 है, मतलब इसके तहत ये है कि प्रत्येक जो राज्य है तो राज्य की कार्यकारी शक्ति को भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार कार्य करना होता है। ठीक है। और यदि कोई भी राज्य इन कानूनों को ठीक से पालन नहीं करता है तो केंद्र सरकार को अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार है। तो इस हिसाब से जो पहला कथन है ये सत्य है। और जब केंद्र के द्वारा निर्देश जारी कर दिया जाता है उसके बाद भी कानून लागू करने से इनकार कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 365 और 356 के तहत
उन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार मिल जाता है या अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो दूसरा कथन भी जो है ये सत्य है। और तीसरा कथन कि एस आर बोम्मई बनाम भारत संघ का मामला भारतीय संघवाद पर एक महत्वपूर्ण मामला है, यह सत्य है। क्योंकि इसी मामले में यानी कि अनुच्छेद 256 से संबंधित मामले में ही इस कानून की व्याख्या की पुष्टि की है, जो बताता है कि भारतीय संघवाद पर यह सब, और ये जो एस आर बोम्मई मामला है यह भारतीय संघवाद पर सबसे महत्वपूर्ण मामला है। तो यहाँ पे तीनों कथन सही है, पहला, दूसरा और तीसरा, इसलिए सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। और अगला तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से भारतीय संविधान का संघीय स्वरूप नहीं है। संविधान लिखित रूप में प्रस्तुत किया गया है और इसमें आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता है। दूसरा, राज्य सरकारों को केंद्र से अधिकार प्राप्त होते हैं। तीसरा, राज्यसभा में सभी राज्यों के लिए समान संख्या में सीटें। सही उत्तर कोड चुनना है, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर ये तीनों। अब देखा जाए तो जो शक्तियों का विभाजन का सिद्धांत है, इसके हिसाब से जो संविधान ने निर्धारित किया है कि संविधान की सर्वोच्चता और शक्तियों का विभाजन ये तभी कायम रह सकता है जब इसके संशोधन की प्रक्रिया कठोर हो। अतः संविधान उन प्रावधानों के संदर्भ में कठोर होता है जो संघीय संरचना से संबंधित है। तो ऐसा जो पहला कथन है ये गलत है कि संविधान लिखित रूप में प्रस्तुत किया गया है और इसमें आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता है ना। मतलब इसमें आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता है, ये तो सत्य है, पर हमको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का संघीय स्वरूप नहीं है। तो पहला कथन जो है यह संघीय स्वरूप को बता रहा है, यानी कि संशोधन किया जा सकता है परंतु आसानी से नहीं किया जा सकता। दूसरा कथन कि राज्य सरकारों को केंद्र से अधिकार प्राप्त होते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि जो राज्य सरकार है इनको अपना अधिकार केंद्र सरकार से प्राप्त नहीं होता, बल्कि भारत का जो संविधान है वह इसको अपना पावर देता है, शक्ति देता है। ठीक है, तो दूसरा कथन जो है इस संदर्भ में गलत है। और तीसरा कथन कि राज्यसभा में सभी राज्यों के लिए समान संख्या में सीटें, तो ये तो गलत है, क्योंकि जो राज्यसभा है, राज्यसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है, इसलिए सदस्य की संख्या जो है 1 से लेकर 31 तक होती, मतलब 1 से लेकर अलग अलग होती है। तो इसलिए कि समान संख्या में सीटें हो ये संभव नहीं है। तो यहाँ पे जो संघीय स्वरूप नहीं है वो उस संदर्भ में विकल्प 2 और 3 सही है, और 1 जो है यह संघीय स्वरूप को बताता है। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। और अगला चौथा प्रश्न देखेंगे हम। चौथा प्रश्न है कि ग्राम सभा के संदर्भ में या संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि ग्राम सभा एक स्थायी निकाय है या परमानेंट बॉडी है। दूसरा, संविधान में उल्लेख है कि ग्राम सभा स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करती है और ऐसे कार्यों का निष्पादन करती है जैसा कि किसी राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा प्रदान कर सकता है। और तीसरा कथन है कि ग्राम सभा के किसी भी निर्णय को रद्द करने का अधिकार जिला कलेक्टर के पास होता है। बताना है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन सही हैं। पहला कथन कि ग्राम सभा एक स्थायी निकाय है, सत्य है, क्योंकि जो भारत का संविधान है उसके अनुच्छेद 243 ख के तहत ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है। और जो ग्राम सभा है यह पंचायती राज व्यवस्था का प्राथमिक निकाय है और सबसे बड़ा निकाय भी है, और यह एक स्थायी निकाय है। और ग्राम सभा के किसी भी निर्णय को रद्द करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ग्राम सभा के पास ही होता है। तो पहला कथन जो है वो सत्य है और तीसरा कथन ये असत्य है, क्योंकि ग्राम सभा के किसी भी निर्णय को रद्द करने का अधिकार जो है वह ग्राम सभा को ही होता है। तो पहला सही है, तीसरा गलत है। दूसरे कथन की अगर हम बात करें तो दूसरा कथन
ये सत्य है। संविधान में कहा गया है कि ग्राम सभा स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करती है और ऐसे कार्यों का निष्पादन करती है जैसा कि किसी राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा प्रदान कर सकता है। तो पहला और दूसरा यहाँ पे सत्य है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा केवल 2 यानी कि बी विकल्प, है ना। और अगला 5वां प्रश्न है कि लोकसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जिसके बाद यह स्वतः भंग हो जाती है। दूसरा कथन कि लोकसभा का सामान्य कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग हो जाने पर यह विघटन अपरिवर्तनीय होता है। तीसरा कथन कि राष्ट्रीय आपातकाल को रद्द करने का अधिकार केवल लोकसभा के पास है। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन गलत हैं? केवल 1, केवल 2, तीनों या फिर कोई नहीं। तो पहला कथन कि लोकसभा का समान कार्यकाल 5 वर्ष का होता है जिसके बाद यह स्वतः भंग हो जाती है, सत्य है। मतलब लोकसभा का विघटन जो है 2 तरीकों से होता है। पहला तो यह है कि स्वतः विघटित हो जाए, यानी कि 5 वर्षों का अवधि पूरा हो जाए, तो उसके बाद या फिर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जब विस्तारित की जाती है तो उसकी जो अवधि है वो समाप्त हो जाए तब, या फिर जब भी राष्ट्रपति सदन को भंग करने का निर्णय लेते हैं, जो कि उनको करने का अधिकार भी है। अब एक बार जब लोकसभा का सामान्य कार्यकाल पूरा होने से पहले अगर ये भंग कर दिया जाता है तो जो विघटन होता है ये अपरिवर्तनीय होता है। तो इसलिए यहाँ पे पहला कथन सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा कथन कि राष्ट्रीय आपातकाल को रद्द करने का अधिकार केवल लोकसभा के पास है, तो ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति किसी भी समय एक अधिसूचना जारी करके आपातकाल की घोषणा को रद्द कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसी घोषणा के लिए संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे तीसरा कथन गलत है, तो सिर्फ एक ही कथन गलत है, इसलिए सही विकल्प ए हो जाएगा, केवल 1। तो नमस्कार, जय हिंद, इतना ही। और बाकी अगले वीडियो में